हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। मैं आज आपको बताऊंगा पार्ट नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी का। जो प्रीवियस पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस के बारे में बताते हैं। वैसे रेसिस्टेंस मैंने बता दिया है। रेसिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी है उस कंडक्टर की, वो रेसिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस समझ आ गया, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो ऐसे रेसिस्टेंस तो आपको हर किसी कंडक्टर या इंसुलेटर का होगा ही होगा। ठीक है, अगर मुझे किसी भी सर्किट में इतने अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए, ऐसे करके कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए हम ऐसे कंपोनेंट यूज़ करते हैं जिन्हें हम रेसिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टर कहते हैं। रेसिस्टर्स ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो रेसिस्टेंस देते हैं, ठीक है, किसी भी सर्किट को। ठीक है, और इस रेसिस्टर से कितने ओम का है, जैसे 5 ओम का है, 6 ओम का है, कितने ओम का है, ये कैसे पता करते हैं हम? तो हम इसको इन कलर की मदद से पता करते हैं। इस पे वैल्यू नहीं लिखी रहती है, कलर ही बताते हैं कि ये कितने ओम का है। तो कलर कोडिंग होती है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे करके आप पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये कितने ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, पहले दो तो वैल्यू बताते हैं, तीसरा मल्टीप्लायर बताता है, और ये लास्ट वाला जो गोल्डन कलर का दिख रहा है ये टॉलरेंस बताता है कितना ज़्यादा प्लस माइनस होगा। ये सब क्लास 12th में आप पढ़ोगे अच्छे से। आपको रेसिस्टर समझ आ गया। वेरिएबल रेसिस्टेंस देखते हैं। जैसे जब कोई आप सर्च करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपको नहीं पता कितने ओम का रेसिस्टेंस लगाना है, तो चेक करते रहना है आपको। तो वो वेरिएबल रेसिस्टेंस की मदद से किया जाता है। तो ये लैब में मिल जाएगा, फिजिक्स लैब में कुछ इस तरीके का होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसे रियोस्टेट भी कहते हैं। तो रियोस्टेट वो डिवाइस है जो एक वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट को। ठीक है, समझ आ गया। जैसे ये नॉब इधर से इधर आप खिसका दोगे तो इसकी ये जो बिंदु है, यहाँ पे कुछ अलग रेसिस्टेंस दे रही थी, यहाँ पे ये कुछ अलग रेसिस्टेंस देगी। ठीक है, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इस तरीके से हम जो भी अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होगा हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको रेसिस्टेंस क्या है। अब नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे फैक्टर क्या क्या है। ठीक है, उसको करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस पे रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का डिपेंड करता है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं कंडक्टर बना ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कंडक्टर हो गया, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो कंडक्टर किस चीज़ का बना हुआ है, यानी सबसे पहले इसका मटेरियल देख लेंगे कि मटेरियल किस टाइप का है, कि गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ तो गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर तो यही हो गए, गोल्ड, सिल्वर वगैरह। बैड कंडक्टर इंसुलेटर वगैरह, बड वगैरह, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलेटर का बहुत ज़्यादा हाई होता है, कंडक्टर का बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, अब हमें ये समझ आ गया कि रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रेजिस्टेंस जो है इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है, कितना लंबा ले रहे हो आप। ठीक है, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे ना वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि वैल्यू 2 से 3 हुई तो रेजिस्टेंस की भी कुछ से कुछ हो जाएगी, मतलब बढ़ के आएगी। आ गई बात समझ में। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं दोबारा रेजिस्टेंस बताऊं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये वाला जो एरिया है। ठीक है ना, यानी सर्कुलर एरिया, सर्कल ही होते जाता है, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर के टर्म में लिखे हैं इसे, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए एरिया पे डिपेंड कैसे करेगा। जब यहाँ करंट जा रहा है तो जगह ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे किसी पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है या किसी नोजल से वाटर फ्लो कर रहा है, तो जितना बड़ा नोजल का ये साइज होगा, एरिया होगा, उतना ज़्यादा पानी गिरेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, एरिया बढ़ने पर, जैसे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। जैसे ए बढ़ाया तो रेसिस्टेंस हो जाएगा डाउन, यानी कम हो जाएगा। समझ आ गया। तो ये फैक्टर्स थे जिन जिन पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। आ गई बात समझ में। तो इसका जो पूरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा वो समझ ले। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊँ मैं, इक्वल लगाऊँ, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का कांस्टेंट आता है जिसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, और इस सिंबल को बोला जाता है रो, और ये आपका होता है रेसिस्टिविटी। क्या होता है?
रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी आपको समझ आ गया। ये आपका हर मटेरियल की अलग अलग होगी, बाकी लेंथ एरिया डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, कितना कितना क्या है। ठीक, अगर मैं रेसिस्टिविटी की बात करूँ, ठीक है, और रेसिस्टेंस की बात करूँ, तो रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट बताई थी मैंने, ओम। जब मैं ओम्स लॉ पढ़ा रहा था, ऐसे डिनोट करते हैं। तो रेसिस्टिविटी को डिनोट किया जाता है रो से। अगर मैं रो की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा RA अपॉन L। ठीक है, अब मैं रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट चाहता हूँ कि क्या आएगी। रेसिस्टेंस की ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, और लेंथ की मीटर होती है। अगर मैं मीटर से मीटर कट कर दूँ तो क्या बचेगा, ओम मीटर बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी रेसिस्टिविटी की, ओम मीटर। समझ आ गया आपको। तो रेसिस्टिविटी क्या है, कंडक्टर का एक रेसिस्टेंस है जो डिपेंड करता है उसके क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर जो भी आएगा उसे कहेंगे रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टिविटी एक रेसिस्टेंस ही है, और उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। कोई भी डाउट हो तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी देखते हैं कौन कौन से मटेरियल की कितनी कितनी होती है। तो रेसिस्टिविटी जो है आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल किस टाइप का है आपको बता दिया मैंने। तो जैसे सिल्वर है, सिल्वर की रेसिस्टिविटी देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है ये। ठीक है, ओम मीटर। ओम मीटर ऐसा यूनिट होती है। और कॉपर की देखी जाए तो 1.62 है। कॉपर की मतलब रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, मतलब सिल्वर में ज़्यादा करंट पास करता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या क्या हैं, और रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेसिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपने देखना है। तो इसका पूरा फॉर्मूला पढ़ोगे आप क्लास 12th में। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लो कि टेम्परेचर वेरी होने पर रेसिस्टिविटी वेरी करती है। ठीक है, समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या क्या है। अब ये रेसिस्टेंस का वो मैंने सिंबल बताया था रेसिस्टर का, ये मान लो R1 है। अब इसके दो टर्मिनल हैं, एक ये रहा एक ये रहा। इन दो टर्मिनल को मेरे को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन किस किस तरीके से किया जा सकता है, या तो वो सीरीजली कनेक्ट होगा या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ ये लगा दिए, 3 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 R2 एंड R3। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस लगा दिए हैं। अब ध्यान से समझेंगे इसको क्या है। आप मुझे बताइए, यहाँ ये बैटरी है, बैटरी का करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, और करंट यहाँ से ये सीधा चला जाएगा। मतलब अगर रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं ऐसे, पहला दूसरा तीसरा, और अगर करंट पास कर रहा है कोई भी आई, तो वो सीधा सिंपल पास करता चला जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ पे करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट ना हो, करंट डिस्ट्रीब्यूट ना हो, वहाँ पे कनेक्शन कैसा होगा, वो सीरीज कनेक्शन होगा। कैसा कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, और जहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसा कि मैं एक फिगर और बना दूँ, यहाँ से ये गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक, यहाँ से करंट गया, ये ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 पार्ट में, तो ये आपका होगा पैरेलल कनेक्शन। आ गई बात समझ में। समझते हैं हम इसको, पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन को। तो क्लियर कर लेता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे मैंने इसे क्लियर कर दिया है। अब समझते हैं नेक्स्ट इस चीज़ में क्या क्या करना है। तो रेजिस्टर इन सीरीज, सबसे पहले सीरीज में होते क्या हैं आपको अभी मैंने बताया, एंड टू एंड कनेक्शन होगा, जोड़ देंगे रेजिस्टेंस, ये R1 R2 R3 इस तरीके रेजिस्टेंस होंगे। तो फिगर बना रखा है मैंने, ये रहा, थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 हो गया, ठीक है, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। करंट फ्लो कर रहा है I, और यहाँ से फ्लो सीधा करते हुए यहाँ पे आ गया। करंट में तो चेंज नहीं हुआ, करंट सेम रहा। सेम रहने का मतलब सीरीज में कनेक्शन है ये। ठीक है, सीरीज कनेक्शन है। अब आगे समझ लें क्या चीज़ है आपने देखनी है। लेकिन हर रेजिस्टेंस के बीच में 2 टर्मिनल बन रहे, 1 2। इस रेजिस्टेंस का भी 2 टर्मिनल है, 1 2। तो हर रेजिस्टेंस के बीच में 2 टर्मिनल बन रहे हैं, तो यानी इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा, और इसका वोल्टेज अलग होगा। यानी यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या 2 चीज़ें होती हैं रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। तो पहला, करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होती है। ये आपने याद रखना है, या याद कर लो या समझ लो, बेसिकली इसी से आप कर पाओगे। फिगर आएंगे ना कॉम्प्लेक्स, तो अब आप समझ पाओगे। बस आपने ये देखना करंट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है,
ठीक है, वो पैरेलल हो जाएंगे और जहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो सीरीज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्लियर करते हैं, यहाँ से समझते हैं अच्छे से। V इक्वल टू तीनों वोल्टेज सोर्स जो है वोल्टेज का वो ये V है। ठीक है, पूरा सारा का सारा वोल्टेज इसी की वजह से गया है, तो V1 में चला गया, V2 में चला गया, V3 में चला गया। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो ओम्स लॉ आपको पता है, V इक्वल टू IR होता है। तो मैंने कहा कि मुझे 3 रेजिस्टेंस मत लगा के दो, एक ही रेजिस्टेंस लगा के दे दो इस वोल्टेज से। ठीक है, R इक्वेलेंट, तो जो V इक्वल टू IR होगा ना, तो वो IR इक्वेलेंट हो जाएगा, यहाँ रख देंगे IR इक्वेलेंट। ठीक है, इक्वल टू V1 है तो IR1 हो जाएगा, प्लस V2 है IR2 हो जाएगा, प्लस V है IR3 हो जाएगा। I कॉमन है, I सबसे कट जाएगा, तो R इक्वेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका आ जाएगा सीरीज कनेक्शन में। यानी R इक्वेलेंट यानी इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज कनेक्शन में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिखा दिया आपको, ये रहा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। RS लिखा है इन्होंने, हमने R इक्वेलेंट लिखा है। अब पैरेलल कनेक्शन करते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए समझ लो, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, फिगर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे करंट को जाते देखिए, करंट गया और 3 हिस्सों में बढ़ गया, 3 लोकेशन बन गई, तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। अब यहाँ आके ये दोबारा जुड़ गया, I बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर का करंट, इधर का करंट, इधर का करंट, तीनों करंट इसमें आके जुड़ जाएंगे। तो अब आपको ये समझ आ गया, यहाँ पे भी एक ऐसा फिगर चाहिए कि 3 रेजिस्टेंस की जगह मुझे एक ही रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये R इक्विवेलेंट रख देंगे हम, और वैल्यू आपकी I जा रही है और V सोर्स है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ठीक है, और I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे V अपॉन R इक्वेलेंट, R इक्वेलेंट यानी RS। ठीक है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब ये आपका रेजिस्टेंस भी आ गया। अब क्या कर देंगे, V कॉमन आ जाएगा तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्मूला बन गया आपका।